ओके, तो नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं एसी सर्किट विद प्योर रजिस्टर के साथ। एसी सर्किट विथ प्योर रजिस्टर मतलब एक रेजिस्टेंस लगाएंगे और एसी सर्किट का बिहेवियर देख रहे हैं कि ओनली एक रेजिस्टेंस लगाने पर एसी सर्किट का बिहेवियर कैसे होता है। तो बच्चों देखो, एक रेजिस्टेंस लगा लो, लगा लिया, एक यहाँ पे सप्लाई लगा लो, सप्लाई ईएमएफ इक्वल्स टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, इक्वल्स टू ई नॉट साइन ओमेगा टी का आपने सप्लाई लगा ली है। ओके, चलिए, सो फॉर्मूला क्या होता है बेटा, करंट का आई, ऑल्टरनेटिंग करंट सेट होगी बेटा इसके अंदर, आई इक्वल्स टू क्या होता था बेटा, वी बाई आर, ओम्स लॉ, वी इक्वल्स टू आर आई, तो आई इक्वल्स टू ई बाई वी बाई आर। सो यहाँ पे हो जाएगा आई इक्वल्स टू वी की जगह क्या बच्चे, ई अपॉन आर, बेटा ई की वैल्यू पुट करो, क्या हो जाएगा, ई नॉट साइन ओमेगा टी डिवाइडेड बाई आर, दैट इज इक्वल्स टू ई नॉट बाई आर साइन ओमेगा टी। हाँ, आई इक्वल टू बेटा वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस क्या बनता है, करंट। तो जब ये पीक वोल्टेज था, तो पीक वोल्टेज में जब रेजिस्टेंस डिवाइड होगा तो पीक करंट ही तो बनेगी। तो क्या आएगा बेटा, आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। आ गया समझ में ना। तो यदि इनके वेव ग्राफ बनाते हैं तो देखो वेव ग्राफ कैसे बनेंगे बेटा। वेव ग्राफ सबसे पहला ई का वेव ग्राफ, ये है ई, ये है ओमेगा टी, समझ गए। देखिए शीट में ई और ओमेगा टी का, ई का ग्राफ साइन बेस है, साइन की शुरुआत हमेशा कहाँ से होती है बेटा, जीरो से, और कॉस की शुरुआत मैक्सिमम से, याद आया। तो ये देखिए ये गया ई का ग्राफ ऐसा, समझ गए। अब बताओ खुशी, आई का जो ग्राफ आएगा वो ई, ये ई की मैक्सिमम वैल्यू अगर ई नॉट, तो आई नॉट की मैक्सिमम वैल्यू ई के नॉट के ऊपर जाएगी कि नीचे जाएगी, यस, क्योंकि डिवाइड करने पर बनी है ना बेटा, तो छोटी हो जाएगी वैल्यू। तो बेटा ये आई नॉट यहाँ पे सेटल होगा, ये जाएगा आई नॉट थोड़ा सा नीचे। तो ये देखो बेटा ग्राफ, ये समझ में आया बेटा, क्लियर हुआ। देखिए दोनों ग्राफ बिल्कुल एक धुन में डांस कर रहे हैं, समझ गए ना। एक धुन में डांस करने को बोलते हैं सेम फेज, क्या बोलते हैं, सेम फेज। तो यहाँ करंट और वोल्टेज किस में है, सेम फेज में है, जिस फेज में वोल्टेज है उस फेज में करंट है। क्लियर हो गया। तो यदि मैं लिखूं एक मैं वेव ग्राफ बनाऊं, यदि मैं एक वेव ग्राफ बनाऊं तो देखिए यहाँ पे आगे क्या आएगा, ई, क्या आएगा, ई, ई की मैक्सिमम वैल्यू गिर रही है बेटा ई नॉट पे, किस पे मिल रही है, ई नॉट पे, और उसी के साथ में आई की मैक्सिमम गिर रही है वैल्यू कितनी बेटा, आई नॉट पे। ये कहलाता है बेटा फेजर डायग्राम। क्या कहलाता है, फेजर डायग्राम। ये बताता है कि करंट और वोल्टेज दोनों सेम फेज में है, करंट और वोल्टेज दोनों सेम फेज में है। क्लियर हुआ। नेक्स्ट है बेटा अगला, इसको बना लो बेटा, बनाओ। ओके, नेक्स्ट इज एसी सर्किट विद प्योर इंडक्टर। देखेंगे कि एसी सर्किट यदि प्योर इंडक्टर लगा हुआ हो, इंडक्टर क्या बिहेव होता है एसी सर्किट में प्योर इंडक्टर का। बेटा एक प्योर इंडक्टर ले लो, ये एक प्योर इंडक्टिव कॉइल है। प्योर इंडक्टर का मतलब जिसका रेजिस्टेंस जीरो हो मगर इंडक्टेंस हो, कुछ ना कुछ इंडक्टेंस हो, बट रेजिस्टेंस कॉइल में ना के बराबर हो। ठीक है बेटा। चलिए बेटा देखिए, ये आपने यहाँ पे इसमें सप्लाई वोल्टेज लगाया, E इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, ये वोल्टेज लगाया, ठीक है ना। ये आपने सप्लाई वोल्टेज लगा दिया। जैसे ही आप सप्लाई वोल्टेज लगाएंगे तो इसके अक्रॉस इंड्यूस ईएमएफ डेवलप हो जाएगा, इसके अक्रॉस इंड्यूस ईएमएफ डेवलप हो जाएगा। कितना होता है, ई माइनस एल डी आई बाई डी टी, क्योंकि यहां से सपोज द करंट एट एनी इंस्टेंट बी आई, किसी क्षण पर करंट यदि आई है तो इसके ऊपर कितना हो जाएगा, एल डी आई बाई डी टी। डन। यहाँ पे करंट डेवलप हो गई, आई यदि करंट जा रही है तो उस समय पे कितना इसके ऊपर वोल्टेज आएगा, एल डी आई बाई डी टी, निगेटिव साइन में एल डी आई बाई डी टी। तो लिखिए वी हैव अप्लाइड ईएमएफ ई नॉट साइन ओमेगा टी। सीधा फर्स्ट लाइन शीट में देखो, पहली लाइन इक्वल्स टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, हमने वोल्टेज लगाया। इंड्यूस ईएमएफ अप्लाइड है
अप्लाइड इक्वल टू ई इक्वल्स टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। इंड्यूस्ड कितना हो गया बेटा? इंड्यूस्ड हो गया अपने पास इक्वल टू माइनस एल डी आई बाई डी टी। ठीक है ना। अगर आप चाहते हैं कि सर्किट से करंट फ्लो होती रहे, अगर आप चाहते हैं इस सर्किट से करंट फ्लो होती रहे, तो इसे और इसे एक दूसरा का अपोजिट और इक्वल होना पड़ेगा। इसे और इसे एक दूसरे का अपोजिट और इक्वल होना पड़ेगा। देखिए, इन ऑर्डर टू मेंटेन द फ्लो ऑफ करंट, लिखो ये लाइन, दिस लाइन इज स्टार पॉइंट। इन ऑर्डर टू मेंटेन द फ्लो ऑफ करंट, in order to maintain the flow of current, the applied EMF must be equal and opposite to the induced EMF. The applied EMF must be equal and opposite to the induced EMF. So what applied EMF क्या है बेटा? E. Induced EMF कितना है? माइनस एल डी आई बाई डी टी का अपोजिट, मतलब एक और माइनस, मतलब एक और माइनस। ओके, सो ई इक्वल्स टू कितना आ गया? ई इक्वल्स टू आ गया एल डी आई बाई डी टी। अब यहाँ से आपकी मुसीबतें बढ़ने वाली हैं, क्योंकि बायो के बच्चे बहुत फील करते हैं इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का पंगा। बेटा ई की वैल्यू पुट करो। ई की वैल्यू कितनी है? ई नॉट साइन ओमेगा टी। बोलो यस। बेटा एल ऊपर से खींच के नीचे ले आओ, ई नॉट बाई एल। यहाँ पर क्या बचा बेटा? डी आई, और नीचे का डी टी यहीं भेज दो बेटा ऊपर। बोलो होगा कि नहीं होगा? इस वजह से कि डी टी टाइम का काम टाइम के पास में, इसके पास में क्या करेगा? तो डी टी भेज दिया। अब आपको करंट निकालना है तो क्या कर दोगे? दोनों तरफ आप इंटीग्रेट कर दो। क्या कर दो? इंटीग्रेट। पलट करके लिखता हूँ, आपको अच्छा लगेगा। तो डी आई इज इक्वल टू ई नॉट अपॉन एल साइन ओमेगा टी डी टी। बेटा इंटीग्रेट कर दो इसको दोनों तरफ। तो ये कर दिया डी आई का इंटीग्रेशन, यहाँ इसका इंटीग्रेशन। यस बोलो। चलिए, डी आई का इंटीग्रेशन कितना होगा बेटा? आई। सो दिस इज आई। क्लियर हो गया? आई इक्वल टू ई नॉट, बेटा ई नॉट बाहर, एल बाहर। साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन क्या होता है पता है? माइनस कॉस ओमेगा टी अपॉन ओमेगा। मैंने बोला था टी के साथ जो आता है वो अपॉन में चला जाता है। तो माइनस ऑफ कॉस ओमेगा टी अपॉन कितना? ओमेगा। बेटा ओमेगा को एल के साथ बाहर ले आओ। सो आई इक्वल्स टू ई नॉट अपॉन ओमेगा एल माइनस ऑफ कॉस ओमेगा टी। बोलो आया समझ में? माइनस ऑफ कॉस ओमेगा टी। क्लियर हो गया? नाउ आई इक्वल टू ई नॉट अपॉन ओमेगा एल, माइनस बाहर कर दो थोड़ी देर के लिए, कॉस ओमेगा टी बच गया। कॉस ओमेगा टी को क्या लिख सकते हैं? साइन पाई बाई टू माइनस ओमेगा टी। साइन 90 माइनस थीटा मतलब कॉस थीटा। तो ओनली कॉस ओमेगा टी को क्या लिख सकता हूँ? साइन पाई बाई टू माइनस कितना? ओमेगा टी। अब इस माइनस साइन को बेटा अंदर भेज दो, साइन के माइनस साइन को अंदर भेज दीजिए। सो आई इज इक्वल टू माइनस ई नॉट अपॉन ओमेगा एल, साइन माइनस साइन अंदर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा? ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। माइनस वाला प्लस हो जाएगा, प्लस वाला माइनस हो जाएगा। ठीक है, एक नया टर्म आया है बेटा, यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ, ओमेगा एल। क्या आया है? ओमेगा एल। ओमेगा एल कहलाता है बेटा इंडक्टिव रिएक्टेंस। क्या कहलाता है? इंडक्टिव रिएक्टेंस। इंडक्टर का खुद का एक रेजिस्टेंस होता है जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करता है, उसे बोलते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस। अभी मैंने कहा था ना कॉइल में केवल एल बस है, रेजिस्टेंस तो है नहीं, बट कॉइल में एल की वजह से थोड़ी सी बाधा उत्पन्न होती है, इसे बोलते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस। ये आपके लिए पहली बार नया टर्म है तो मे भी थोड़ी सी अजीब लगेगा आपको। सो एक्स एल इंडक्टिव रिएक्टेंस इक्वल टू कितना होता है बेटा? ओमेगा एल। एक्स एल इक्वल टू ओमेगा एल। ठीक है बेटा, माइनस साइन को अंदर कर दीजिए। अब ये माइनस था, अच्छा अंदर कर चुका था क्या? हाँ कर चुका था, तब तो हटा लो ना बेटा। माइनस साइन मैंने अंदर भेज दिया था ना, तो पाई बाई टू माइनस ओमेगा टी कैसे बदल चुका था? ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? चलो, आई इक्वल टू वोल्टेज ई नॉट अपॉन
क्या नाम दिया बेटा मैंने इसका? एक्सेल। क्या नाम दिया? एक्सेल साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। बेटा वोल्टेज अपॉन रिएक्टेंस या वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस को क्या बोलते हैं अपन? करंट। क्या बोलते हैं? बोलते हैं ना वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस इज कॉल्ड करंट। तो ये क्या बन जाएगा? आई नॉट। क्या बन जाएगा? आई नॉट। तो आई इज इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। ओके, तो क्या बनेगा बेटा? लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, ऊपर का पार्ट रफ कर देता हूं। तो ये लिखूंगा मैं आई इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अब देखो इसको समझो। अब इसका फेजर डायग्राम बेटा, ई का फेजर डायग्राम क्या था? ई इज इक्वल्स टू ई नॉट साइन ओमेगा टी था जो लगाया था। आई क्या आ रहा है बेटा? आई जो आ रहा है वो आ रहा है आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। मतलब इसमें क्या आ रहा है? माइनस पाई बाई 2। मतलब करंट क्या कर रही है? लैग कर रही है। करंट क्या कर रही है? लैग। और वोल्टेज आगे है, वोल्टेज ओमेगा टी पर है और करंट काय पर है? ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2 पर है। समझ में आ रहा है? वोल्टेज है ओमेगा टी पर और करंट है ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2 पर। तो यदि इसका डायग्राम बनाओ बच्चों तो कैसा बनेगा? देखो, यदि आप ये ले रहे हो वोल्टेज की फेजर, मान लीजिए वोल्टेज की फेजर है, यहाँ पे आपके पास आ रहा है ई। क्या आ रहा है? ई। ठीक है ना, ये वोल्टेज की फेजर है। तो ई किस पे? यदि ये ई वोल्टेज की फेजर है तो करंट की फेजर बेटा इससे पाई बाई 2 पीछे की तरफ जाएगी। ये देखो पाई बाई 2 पीछे नीचे की तरफ। क्लॉकवाइज एंगल नेगेटिव होता है, एंटी क्लॉकवाइज एंगल पॉजिटिव होता है। तो ये पाई बाई 2 एंगल पीछे की तरफ जाएगा। समझ में आया? तो ये कितना हो जाएगा? आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। और ये क्या है? ई इज इक्वल्स टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। समझ में आया जी? अच्छा, ये पसंद नहीं है तो एक और तरीका, आप एक और तरीके से बना सकते हो जो मैंने आपको बुकलेट में दे रखा है। बेटा ये ले लो, ये एक्स एक्सिस ले लो, ये वाई एक्सिस ले लो, यहाँ वाला एंगल क्या ले लो बेटा? ये ले लो ई नॉट। क्या ले लो? ये ई नॉट। ई नॉट से कितना पीछे जाता है करंट? आई पाई बाई 2 पीछे। तो यहाँ से 90 डिग्री एंगल घुमाओ। ये देखो ये 90 डिग्री हुआ ना, तो यहाँ पे क्या जाएगा? करंट। देखिए फेजर डायग्राम, ये करंट जाएगी आई नॉट। ठीक है ना? तो इस तरीके से ये फेजर डायग्राम हो गया। क्लियर है? करंट हमेशा पीछे रहेगी। ठीक है ना, करंट हमेशा पीछे रहेगी। अब इसका वेव डायग्राम देख लो बच्चों। वेव डायग्राम एक बार फिर से, नहीं ये एक्चुअली इक्वल हो गया ना, माइनस माइनस 2 कट के प्लस दे दिया। बच्चों एक बार फिर से करा रहा हूं मैं, डेरिवेशन है आपकी ग्रिप के लिए। तो ई इक्वल टू एल डी बाई डी टी। बेटा ई की वैल्यू क्या होती है? ई नॉट साइन ओमेगा टी इक्वल टू एल डी आई अपॉन डी टी। डी आई अपॉन डी टी। ठीक है, ई नॉट अपॉन एल साइन ओमेगा टी डी टी इज इक्वल्स टू डी आई। पलट करके लिखो अच्छा दिखने के लिए। डी आई इज इक्वल टू ई नॉट अपॉन एल साइन ओमेगा टी डी टी। इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड, इंटीग्रेट कर दो बेटा। ये लगा दो इंटीग्रल, ये लगा दो इंटीग्रल। डी आई का इंटीग्रल आई, ई नॉट कांस्टेंट बाहर, एल कांस्टेंट बाहर। कौन झेलेगा इंटीग्रल का दर्द? साइन ओमेगा टी। ये झेलेगा कष्ट। सो आई इक्वल टू ई नॉट बाई एल। साइन ओमेगा टी का इंटीग्रल बेटा मैंने कई बार बताया है, माइनस कॉस ओमेगा टी। माइनस ये लगाया कॉस ओमेगा टी, और साथ में ये जो चिपकू होता है डिफरेंशिएशन में मल्टीप्लाई में जाता है, इंटीग्रेशन में डिवाइड में गया ओमेगा। समझ में आया? ये हो गया। क्या बन गया? इक्वल टू माइनस ई नॉट अपॉन ओमेगा एल
कॉस ओमेगा टी। आपने 10th क्लास में पढ़ा है कि साइन 90 माइनस थीटा, 90 को बोलते हैं बच्चे पाई बाई टू माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। तो साइन कॉस ओमेगा टी को यहां से कॉस थीटा की जगह कौन बैठा, ओमेगा टी, तो कॉस ओमेगा टी को लिख सकता हूं साइन ऑफ 90 माइनस ओमेगा टी, पाई बाई टू माइनस ओमेगा टी। अब इस माइनस साइन को अंदर ले जाओ, इसके माइनस साइन को अंदर ले जाओ, क्योंकि मैथ्स का एक और फॉर्मूला लगता है कि माइनस ऑफ साइन थीटा इज इक्वल टू साइन ऑफ माइनस थीटा। मतलब जो माइनस बाहर है वो थीटा को अंदर वाले को दे दो, तो अंदर वाले को दोगे तो ओमेगा टी आ जाएगा प्लस में और पाई बाई टू माइनस में। तो आई इज इक्वल टू ई नॉट अपॉन ओमेगा एल, और ये हो गया साइन ओमेगा टी आ गया प्लस में और माइनस पाई बाई टू आ गया। समझ में आया? लिखते जाओ। अब ओमेगा एल मैंने क्या बताया था, ओमेगा एल जो होता है इस कॉइल का एक तरीके का रेजिस्टेंस होता है, बट कहते हैं इसे रिएक्टेंस। देखिए ये कोई कॉइल है, इस कॉइल में से कौन सी करंट जा रही है, एसी करंट। कौन सी करंट जा रही है, एसी करंट। तो इस कॉइल में एसी करंट लगातार बदलेगी, क्योंकि एसी ऐसे ऐसे चलती है, लगातार बदलेगी, मतलब इसमें फ्रीक्वेंसी का टर्म है। तो करंट के लगातार बदलने के कारण कॉइल को दिक्कत होती है, और कॉइल जो दिक्कत ऑफर करती है, रेजिस्टेंस जो दिक्कत ऑफर करता था उसका नाम रेजिस्टेंस था, बट कॉइल जो दिक्कत ऑफर करेगी उसे बोलेंगे रिएक्टेंस। क्या बोलेंगे, रिएक्टेंस। और क्योंकि कॉइल मतलब इंडक्टर का रिएक्टेंस है, दैट इज कॉल्ड इंडक्टिव रिएक्टेंस। तो बेटा जो इंडक्टिव रिएक्टेंस होता है दैट इज एक्सएल, एंड एक्सएल इक्वल टू कितना बेटा, ओमेगा एल। ठीक है ना? तो ये ओमेगा एल को रिप्लेस कर सकते हो आप विद द हेल्प ऑफ एक्सएल। सो आई इक्वल्स टू ई नॉट बाई एक्सएल साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। ई नॉट अपॉन एक्सएल साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। क्लियर है? क्लियर है? वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस, वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस इज कॉल्ड करंट। सो आई इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। डन। आई इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। क्लियर? तो ये अब यहां से समझ में आ रहा है। देखो ये जो करंट है फाइनल ओमेगा टी से कितना पीछे जा रही है, पाई बाई टू। तो यदि ये वोल्टेज का फेजर था, दिस इज ई फॉर ईएमएफ, तो पीछे जाने के लिए कहाँ जाना पड़ेगा, ऊपर जाऊं या नीचे जाऊं, नीचे। तो कितना पीछे, 90 डिग्री पीछे। तो ये जो है ये है करंट, कितना लैग कर रही है, 90 डिग्री। तो जो करंट होती है इंडक्टर में वो वोल्टेज को, अप्लाइड वोल्टेज को क्या करती है, 90 डिग्री लैग करती है। समझे? 90 डिग्री लैग करती है। नोट करिए। डन। डन। अब इसका वेव ग्राफ बना लो, क्योंकि वेव ग्राफ में सिखाते सिखाते रह गया। अब इसका वेव ग्राफ देख लो। बेटा पहले वोल्टेज, दिस इज ईएमएफ, ये ईएमएफ है, ठीक है ना बेटा। जीरो पे देखो, जिस समय टाइम इक्वल टू जीरो है, कहाँ गया ईएमएफ, है ही नहीं। ई इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, जिस समय टाइम इक्वल टू जीरो है, टाइम जीरो पुट करो बेटा, टी इक्वल टू जीरो, क्या हो जाएगा, टोटली जीरो, टोटली जीरो। अब देखना बेटा, यदि मैं, अब मैं करंट बताता हूँ, करंट, यदि मैं करंट जीरो कर दूं, टी इक्वल टू, करंट जीरो नहीं, करंट वाले एक्सप्रेशन में टाइम जीरो कर दूं,
टी इक्वल टू 0, तो देखो क्या बनेगा, आई नॉट साइन ओमेगा टी की जगह 0 माइनस पाई बाई 2। मतलब पीछे ये जिस समय ये 0 से शुरू हो रहा है उस समय ये माइनस पाई बाई 2 से शुरू हो रहा है। मतलब ये है बेटा प्लस पाई बाई 2 यानी प्लस 90, और ये है माइनस पाई बाई 2 मतलब कितना, माइनस 90। ठीक है ना। मतलब इसका ग्राफ जो है उस समय शुरू हो रहा है, तो इसका ग्राफ किस तरीके से आएगा बेटा, साइन में है, तो ये देखो इसका ग्राफ इस तरीके से आना चाहिए, साइन में है ये ग्राफ ना, तो यहाँ पे ये जाके ओके डन। हाँ देखिए ये इसका ग्राफ है, ये है वोल्टेज ईएमएफ ई और ये है करंट आई, बना लो इसको, ये करंट है आई। लिखिए करंट लैग्स बिहाइंड ईएमएफ बाई पाई बाई 2 रेडियन, करंट लैग्स बिहाइंड EMF बाई पाई बाई 2 रेडियन। ओके, मतलब करंट पीछे है कितने से, पाई बाई 2 से। ओके नेक्स्ट है एसी सर्किट विद ए कैपेसिटर। एसी सर्किट विद ए कैपेसिटर, देखिए जी ये कैपेसिटर है, इस कैपेसिटर के साथ में आपने एक एसी सप्लाई लगा दी, क्या लगाई, E कैपिटल इक्वल्स टू E नॉट साइन ओमेगा टी, वेरिंग सप्लाई, टाइम वेरिंग सप्लाई है, E नॉट साइन ओमेगा टी, और यहां से उसके इफेक्ट में कोई करंट जा रही है, सपोज कैपिटल आई, तो अब हमें करंट निकालना है, क्या निकालना है, करंट। ये कैपेसिटर है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आएगी बेटा यहाँ पे थोड़ी सी, करंट आएगी। देखो जी लिखता हूँ E इक्वल टू E नॉट साइन ओमेगा टी, व्हाट इज E, अप्लाइड ईएमएफ। E क्या है, अप्लाइड ईएमएफ। अब अपन ने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा है कि जो अप्लाइड ईएमएफ जो होता है, कैपेसिटर के ऊपर आने वाला जो वोल्टेज होता है वो क्या होता है, कैपेसिटर के ऊपर आने वाला वोल्टेज किस तरीके से निकाला जाता है, कैपेसिटर के ऊपर आने वाले वोल्टेज के लिए एक फॉर्मूला होता है, C इक्वल टू क्यू वी, या याद हो तो V इक्वल टू C इक्वल टू क्यू वी होता है कि C क्या पढ़ाया था मैंने, V प्रोपोर्शनल टू Q, V प्रोपोर्शनल टू Q, तो V इज इक्वल्स टू Q अपॉन C, तो C इक्वल टू Q बाई V, यस ये होता है। क्लियर हुआ, ये होता है बेटा मेन फॉर्मूला, V इज प्रोपोर्शनल टू Q, V इज इक्वल टू Q अपॉन C एंड C इक्वल टू Q अपॉन V। वजनदारी प्रोपोर्शनल टू खाना, ओके, सो Q अपॉन C एंड C इक्वल टू Q बाई V। ठीक, ओके, तो मेन चीज हमें क्या मिल गया, हमें चाहिए पहली चीज चार्ज, हमें पहली चीज चाहिए चार्ज, क्योंकि हमें करंट तक जाना है, वोल्टेज दे रखी है और हमें क्या चाहिए, करंट, क्योंकि रिलेशनशिप हमें वोल्टेज और करंट के बीच में ही निकालनी है। तो चलिए सबसे पहले चार्ज निकालते हैं। तो अभी पढ़ा अपन ने Q इक्वल टू कितना होता है, CV, फिलहाल V की जगह आपने क्या अप्लाई कर रखा है बेटा, E कर रखा है ना। चलो तो Q इक्वल टू C, बेटा E की वैल्यू क्या है बेटा, E नॉट साइन ओमेगा टी, E नॉट साइन ओमेगा टी। नाउ I करंट इक्वल टू होता है, I इक्वल टू होता है dQ बाई dt, तो बेटा डिफ्रेंशिएट कर दो, d बाई डी टी C E नॉट साइन ओमेगा टी, C बाहर E नॉट बाहर, साइन ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन क्या होता है,
कॉस ओमेगा टी, और आपको मैंने बताया डिफरेंशिएशन में ओमेगा मल्टीप्लाई में आता है, इंटीग्रेशन में अपॉन में आता है। ये क्या निकल रही है? ये करंट निकल रही है। मन तो मेरा बहुत था कि इस चैप्टर में करंट को स्मॉल आई लेके चलूं, बट अब कैपिटल आई चल रहा है तो चलने दो। आई इज इक्वल टू सी ई नॉट सी ओमेगा ई नॉट कॉस ओमेगा टी। आई इक्वल टू ई नॉट, बेटा क्या मैं सी ओमेगा मल्टीप्लाई को 1 अपॉन ओमेगा सी लिख सकता हूं? क्योंकि पलट करके तो ओमेगा सी ही हो जाएगा, तो 1 बाई ओमेगा सी मल्टीप्लाइड बाई कॉस ओमेगा टी। ठीक है। अब देखो बेटा, जब आप किसी कैपेसिटर से ऑल्टरनेटिंग करंट भेजते हो तो इसके कैपेसिटर को बदलती हुई फ्रीक्वेंसी से दिक्कत होती है। उस दिक्कत का नाम है XC। वहां पे क्या था? XL, दैट इज कॉल्ड इंडक्टिव रिएक्टेंस। यहाँ पे है XC। XC इक्वल टू कैपेसिटिव रिएक्टेंस, दैट इज इक्वल टू ओमेगा सी, दैट इज इक्वल टू, सही है बच्चों? तो ये XC हो जाएगा। सो I इक्वल टू ई नॉट डिवाइडेड बाई XC कॉस ओमेगा टी। ये क्या बनेगा बताओ? वोल्टेज अपॉन रिएक्टेंस क्या बनेगा? करंट बनेगा। करंट ही तो बन रहा ना, वोल्टेज अपॉन रिएक्टेंस इक्वल टू करंट। सो क्या हो गया बेटा? देखो I इक्वल टू आई नॉट कॉस ओमेगा टी। कॉस ओमेगा टी, कॉस थीटा क्या होता है? साइन 90 प्लस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। साइन 90 प्लस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। तो मैं लिख सकता हूँ I इज इक्वल टू आई नॉट कॉस ओमेगा टी की जगह साइन ऑफ 90 मतलब कितना? पाई बाई 2 प्लस क्या? ओमेगा टी। सो I इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। डन डन। ये हो गई करंट। मतलब क्या देखने को मिल रहा है? यदि कंपैरिजन करो आप E से, E इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी से कंपेयर करो बेटा, तो ये देखो इसका तात्कालिक या टेंटेटिव फेज कितना था? ओमेगा टी, और इसका टेंटेटिव फेज कितना है? ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। मतलब फेज के मामले में करंट सवा सेर है। कितने से? पाई बाई 2 से। तो करंट आगे चल रही है और वोल्टेज इस बार पीछे है। तो यदि आप ये वोल्टेज की फेजर लाइन ये ड्रॉ करते हो तो करंट को ऊपर बनाना, क्योंकि करंट ज्यादा है। अगर डाउन होती तो मतलब करंट लैग करती, बट यहाँ पे करंट क्या कर रही है? लीड कर रही है, मतलब करंट आगे है। तो करंट कितने से आगे है? पाई बाई 2 से। समझ में आ गया? तो नोट कर लो बेटा, करंट पाई बाई 2 से आगे है। मतलब जो वैल्यू वोल्टेज बाद में प्राप्त करता है, करंट उसको पहले ही प्राप्त कर लेती है। जो वैल्यू वोल्टेज बाद में प्राप्त करेगा, करंट उसको पहले ही प्राप्त कर लेगी। यस। देखिए अब यदि मैं डायग्राम बनाऊं यहाँ पे ईएमएफ का, वेव डायग्राम, तो ईएमएफ मान लो यू शुरू हो रहा है। करंट क्या थी? आगे। कितने से आगे थी? पाई बाई 2 से। तो देखो बेटा ये जीरो हुई है यहाँ पे, करंट पहले ही जीरो हो चुकी होगी। करंट कितने पे जीरो हो चुकी? माइनस पाई बाई 2 पे, तभी तो आगे है करंट। ये काम ये बाद में पहुंच रही है। तुम किसी जगह पे 5 बजे पहुंचे, कोई बंदा उसी जगह पे 4 बजे पहुंच गया, तो आगे कौन होगा? जो 4 बजे पहुंचा ना, वही तो लीड करेगा। तो देखो यहाँ पे पहले ही करंट पहुंच चुकी। समझ गए? तो करंट का वेव ग्राफ यहां से शुरू कर दो। तो करंट का वेव ग्राफ यदि यहां से शुरू करोगे तो देखो कैसा आएगा करंट का वेव ग्राफ। आया समझ में कि जबरदस्ती से हिल गया? ये करंट का वेव ग्राफ है, देखो समझ गए ना? पाई बाई 2 पहले ही करंट शुरू हो चुकी है। ये गैप कितना है? पाई बाई 2। कभी नहीं रहेगी हमें। अच्छा हाइट में तुम बोल रहे हो, कैसे हो सकती है बेटा? वही फॉर्मूला I इक्वल टू ई नॉट अपॉन XC बनाया था मैंने, तभी तो I इक्वल टू ई नॉट बाई XC, तभी तो बना था I नॉट। तो I नॉट हमेशा थोड़ा सा कम रहेगा और E नॉट थोड़ा सा क्या रहेगा बेटा? ज्यादा, क्योंकि उसमें डिवाइड हो रहा है। आ गया समझ में ना? फेजर डायग्राम में देख लो बेटा, ये यदि आपका वोल्टेज का फेजर है, ई नॉट, ई की मैक्सिमम वैल्यू,
तो करंट का फेजर कहाँ जाएगा बेटा? ऊपर, क्योंकि करंट क्या कर रही है? लीड। लीड मतलब प्लस एंगल, लिखा था ना आपने, क्या था फॉर्मूला? I इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। ये वाली रेफरेंस लाइन कहलाती है ओमेगा टी। क्या कहलाती है? ओमेगा टी में प्लस हो रहा है, प्लस मतलब एंटी क्लॉकवाइज, ये वाला एंगल प्लस पाई बाई 2। तो ये बेटा ले 90 डिग्री से ऊपर कर दो, तो यहाँ क्या जाएगा? आई नॉट। क्या जाएगा यहाँ? आई नॉट। समझ में आया? कोई दिक्कत? बन जाएगा ना? यस। डाउट बताओ बेटा, क्या हुआ? हेडिंग डालिए, वेरिएशन ऑफ रिएक्टेंस विद फ्रीक्वेंसी। मतलब फ्रीक्वेंसी के साथ रिएक्टेंस कैसे बदलता है? वेरिएशन ऑफ रिएक्टेंस विद फ्रीक्वेंसी। बेटा तुमने दो रिएक्टेंस पढ़े हैं, एक कॉइल का रिएक्टेंस जिसको बोलते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस, दैट इज कॉल्ड XL। क्या कहलाता है? ओमेगा इंटू एल, XL इक्वल टू ओमेगा एल। और दूसरा हमने पढ़ा है कैपेसिटर की वजह से ऑफर किया जाने वाला करंट, है ना? तो क्या है? दैट इज कैपेसिटिव रिएक्टेंस। कैपेसिटिव रिएक्टेंस। समझो थोड़ी सी रिएक्टेंस की मैं कहानी बता दूं बच्चों। ये तुम्हारे पास जो है रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस का नेचर है कि करंट निकलेगी और मैं उसका विरोध करूंगा, चाहे जो हो जाए। समझ गया ना? मैं करंट को जाने नहीं दूंगा, और अगर करंट इधर से जाएगी तो मैं करंट की जो एनर्जी है उसे मैं हीट की फॉर्म में बर्बाद करूंगा। हीट की फॉर्म में बर्बाद करूंगा करंट की एनर्जी को। बट अब मान लो एसी करंट ऐसी है, अब मान लो ये इंडक्टर है बेटा, ये इंडक्टर है, सुन रहे हो? इंडक्टर एक ऐसा एलिमेंट है जो कहता है कि करंट अगर तुम चुपचाप निकल जाओ, बिल्कुल दबे पैर, जैसे ये बच्चा बैठा है, अगर ये यहां से मेरे वीडियो बनाते समय चुपचाप निकल जाएगा, क्या मुझे कोई प्रॉब्लम होगी? नहीं। मतलब अगर ये चुपचाप यहां से यहां निकल जाए बिना किसी को डिस्टर्ब करे, तब मुझे इसके जाने से कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? बट ये उछल उछल के जाए तो मेरे को प्रॉब्लम होगी। उछल उछल के जाना मतलब डांस करना, और जब कोई भी चीज डांस करती है तो उसकी क्या होती है? फ्रीक्वेंसी। क्या होती है? फ्रीक्वेंसी। बट यदि ये चुपचाप बिल्कुल लेट के जमीन में निकल जाए बिना डांस करे, तो दैट टाइम मैं क्या कहूंगा? जो करंट जा रही है उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है बेटा? 0। फ्रीक्वेंसी कितनी है? बोलो। फ्रीक्वेंसी 0, एंगुलर फ्रीक्वेंसी 0। बेटा यदि ऐसे नहीं समझ रहे हो तो XL इक्वल टू ओमेगा, ओमेगा पढ़े होगे आप 2 पाई f, ओमेगा इक्वल टू 2 पाई f। ये होती है एंगुलर फ्रीक्वेंसी, f होती है लीनियर फ्रीक्वेंसी। 11th क्लास का टॉपिक, मल्टीप्लाइड बाई L, मल्टीप्लाइड बाई L। इफ यदि करंट जो है 0 फ्रीक्वेंसी से निकल जाए, यदि जो करंट है बेटा सीधे निकल जाए 0 फ्रीक्वेंसी से, F इक्वल टू 0 से, DC करंट, फ्रीक्वेंसी जिसकी 0 हो, जो फ्लक्चुएट ना करे, उस करंट को क्या बोलते हैं बेटा? DC करंट। ये है बेटा DC का सिंबल। तो यदि करंट सीधे निकल गई तो देखो बेटा XL इक्वल टू कितना हो जाएगा? F की वैल्यू 0 पुट कर दो, बोलो कितना हो गया? 0। मतलब DC करंट के लिए कॉइल किसी भी प्रकार का रिएक्टेंस ऑफर नहीं करेगी, चुपचाप निकल जाएगा। एनी प्रॉब्लम? XL इक्वल टू 0। एनी प्रॉब्लम बेटा? ठीक है ना? अब देखो बेटा कैपेसिटिव रिएक्टेंस देख लो, आ रहा ना समझ में? XL इक्वल टू होता है ओमेगा L। यदि इसका ग्राफ दिखाऊं बेटा मैं आपको, ग्राफ देखिए, ये ले लो बेटा XL और ये ले लो कितना? ओमेगा। क्या दिख रहा है? एलिस। XL ओमेगा के प्रोपोर्शनल है कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल? प्रोपोर्शनल। मतलब XL प्रोपोर्शनल टू ओमेगा। जितनी फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी दिक्कतें उतनी ज्यादा बढ़ेगी। जिस समय फ्रीक्वेंसी 0 थी सर्किट का रिएक्टेंस 0 था, इंडक्टिव रिएक्टेंस 0 था। जैसे जैसे ओमेगा बढ़ेगा वैसे वैसे इंडक्टिव रिएक्टेंस बढ़ेगा। ठीक है? नेक्स्ट बच्चे कैपेसिटिव रिएक्टेंस। कैपेसिटिव रिएक्टेंस होता है बेटा XC, एंड XC इक्वल्स टू कितना? 1 अपॉन ओमेगा सी, 1 बाई ओमेगा सी। तो देखो बेटा ओमेगा के क्या रहा है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल, 1 अपॉन ओमेगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू
ओमेगा, मतलब फ्रीक्वेंसी कम होगी तो कैपेसिटर का रिएक्टेंस ज्यादा होगा, और फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी तो कैपेसिटर का रिएक्टेंस कम होगा। समझ गए ना? मतलब कैपेसिटर जो है फ्लक्चुएटिंग करंट को, वेरिंग करंट को, हाई फ्रीक्वेंसी करंट को पसंद करता है और कम फ्रीक्वेंसी वाली करंट को नापसंद करता है। तो देखो यदि इसका ग्राफ मैं बनाऊं तो कैसा आएगा बेटा, इस तरीके से, क्योंकि फ्रीक्वेंसी यदि कम है तो XC ज्यादा है, और अगर फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो XC कम है। चलो DC के लिए निकाल लेते हैं। फॉर DC, डायरेक्ट करंट के लिए बेटा फ्रीक्वेंसी कितनी होती है? डायरेक्ट करंट फ्लक्चुएट होती ही नहीं है, तो डायरेक्ट करंट की फ्रीक्वेंसी 0 होती है, तो डायरेक्ट करंट का ओमेगा कितना होगा बेटा? 0, क्योंकि ओमेगा इक्वल टू 2πf, डायरेक्ट करंट का ओमेगा भी 0 हो गया। नाउ XC इक्वल्स टू 1 ओमेगा C, दैट इज इक्वल टू 1/0 पुट कर दो बेटा, है ना? तो कितना हो गया? इन्फिनिटी। क्या हो गया? इन्फिनिटी। मतलब डीसी करंट के लिए कैपेसिटर कितना रेजिस्टेंस ऑफर करेगा? इनफाइनाइट रेजिस्टेंस। कसम खा के बैठा है कि मैं डीसी करंट को जाने ही नहीं दूंगा। समझ गए? मतलब कैपेसिटर कभी भी डीसी करंट को जाने नहीं देगा। आया समझ में? मतलब कैपेसिटर जो होता है एसी को तो जाने देता है, बट डीसी को क्या कर देता है? ब्लॉक कर देता है। डीसी को क्या कर देता है? ब्लॉक। तो बेटा यदि आपके पास एक कैपेसिटर है और आपने यदि डीसी करंट लगा दी, डीसी, तो क्या ये इसको जाने देगा? नहीं। ये कैसा काम करेगा बेटा? ये इनफाइनाइट रेजिस्टेंस, इनफाइनाइट रेजिस्टेंस मतलब ओपन सर्किट। तो ये कैसा काम करेगा बेटा? कैपेसिटर ओपन हो जाएगा। आप लगाए रहो बैटरी, ये करंट को पास नहीं करेगा। समझ में आया? कोई दिक्कत? और इंडक्टेंस जो होता है, इंडक्टेंस जो होता है वो लो फ्रीक्वेंसी पर अच्छा काम करता है। इंडक्टेंस लो फ्रीक्वेंसी पर कम रिएक्टेंस देता है और हाई फ्रीक्वेंसी पर ज्यादा रिएक्टेंस। एनी प्रॉब्लम? बन जाएगा ना? तो ये हो गया। ठीक है बेटा, आज के लिए इतना ही फिक्स करते हैं, ठीक है ना? नेक्स्ट कल पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, थैंक यू।